हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू पॉकेट में आसमान लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो अनीशा होती है वो इस तरीके से इल्ज़ाम लगाती रहती है रानी के ऊपर कि रानी ने ही यह सब किया है और तू अभी भी मुझ पे शक कर रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और रानी जो होती है बोलती है कि मुझे मेरी बेटी वापस कर दो, बस मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चली जाऊँगी और मैं आप लोगों की लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूँगी और मैं बहुत दूर चली जाऊँगी, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी आप लोगों से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नायरनी होती है वो बोलती है कि तू ऐसे कैसे बोल सकती है कि तू इसे लेके चली जाएगी, अब वो बेटी कहीं यहाँ से कहीं नहीं जाएगी वो लड़की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से सब जब बोलती है तो बहुत ही डर जाती है रानी की कहीं यह लोग मेरी बेटी को छीन ना लें मुझसे। और यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो इस तरीके से वह भी कहीं ना कहीं मायूस होता है कि अब यह सब सोच के कि उसकी बेटी अगर उससे दूर हो जाएगी तो क्या होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नायरनी को जो उसकी जेठानी होती है वो समझाती है और उसको जो जेठानी होती है समझाती है कि तू ऐसी कैसी बातें कर सकती है, इतनी छोटी सी बच्ची है वो, इस तरीके से अपनी माँ से दूर नहीं हो जाएगी तो कैसे जाएगी। वो तुम्हें यह तो समझना चाहिए, एटलीस्ट वो छोटी बच्ची अभी 5 साल तक वो उसके साथ ही रहेगी और 5 साल तक उसने ही उसको देखभाल और परवरिश की है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो इस सब चीज़ों से बहुत ही डरी सी रहती है, कहीं अब यह इन दोनों के आने की वजह से रानी और ध्वनि के आने की वजह से उस शादी ना रुक जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही फिर यह सब सुनती है नायरनी तो फिर वो लड़की को बुलाती है, ध्वनि को बुलाती है और ध्वनि जो होती है वो अपनी माँ के पास आगे फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है उसे जाते हुए देखता है, बहुत इमोशनल हो जाता है। जैसे ही वह वहाँ से जाती है तो वह उसका हाथ हैंडशेक करने लगती है पर वह कुछ नहीं करती, फिर उसको बाय करता है पर ध्वनि होती है वह अपना मुंह फेर लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही यह घर के पे आती है तो दिग्विजय जो होता है वह तुरंत ही लॉयर को कॉल कर देता है, मिस्टर भाटिया को। और वो जैसे ही उनको कॉल करता है वह बोलता है कि मुझे मेरी बेटी की फुल कस्टडी चाहिए, तो आप कुछ भी करके कैसे भी करके मुझे मेरी बेटी की कस्टडी दिला दो। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत ही डरी सहमी रहती है। और यहाँ पे हम जो आई होती है वो उसे पूछती है क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी परेशान है, तू इस तरीके से हिम्मत हार जाएगी तो ध्वनि को कैसे संभालेगी। तो बोलती है कि आई मुझे पता नहीं चल रहा, मैं समझ नहीं पा रही, इतने समय से जिस डर से मैं इतने दूर थी, इतना भय था मुझे इस बात का पर वो आज डर मेरे सामने आ गया, वो चीज़ें मेरे सामने ही आ गई, मेरी बेटी को कभी भी मुझसे छीन चले जाएंगे। और यहाँ पे जो लॉयर जो होती है दिग्विजय होता है वो लॉयर को बुला लेता है और यहाँ पे लॉयर से बातें कंफर्म कर लेता है कि मुझे किसी भी हालत में मेरी बेटी जो है वो मुझे चाहिए। तो लॉयर कहता है वो भी यही चीज़ बोलता है कि हाँ आप टेंशन मत लो, आपकी फुल कस्टडी आपको आपकी बेटी की मिलेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती है उसकी वह बोलती है कि तुम यह घर के मामले को घर के अंदर मैटर को सॉल्व कर सकते हो, कोर्ट कचहरी में क्यों लेके जा रहे हो आप यह घर की। और यहाँ पे जो नायरनी होती है बोलती है कि लेकिन उस लड़की को क्या ना करें ऐसा, हमने जब उसको इतने समय तक वह इस तरीके से देगू की बेटी को उससे दूर रखी तो उसको एटलीस्ट यह चीज़ें बतानी तो चाहिए थी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो इस चीज़ के लिए और गुस्सा रहता है। वह बोलता है कि इतने समय से उसने मुझसे मेरी बेटी को दूर रखा, उसने इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, अगर उसकी आंखों की सर्जरी नहीं होगी जल्द से जल्द तो हमेशा परमानेंटली उसकी आंखों की रोशनी खो देगी। और यहाँ पे फिर वह इस तरीके से गुस्से में बोलता है और वह बोलता है कि इस वजह से उसकी बेटी मेरे हॉस्पिटल में भी उसकी सर्जरी नहीं करवाएगी, मुझे वह उससे दूर रखे। फिर वह उसकी बड़ी माँ को बोलता है कि आप अभी भी उसका देंगे कि
मैं सही कर रही थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय बहुत गुस्सा रहता है और यहाँ पे रानी भी बोलती है कि आई आप उसे नहीं जानती, मैंने उसकी आंखों में वही गुस्सा वही जिद देखी है जो हमेशा पहले से थी। इस बार तो वो पूरी प्लानिंग के साथ आएगा मेरे पास, क्योंकि उसे फुल कस्टडी चाहिए होगी। तो यहाँ पे रानी जो होती है दिग्विजय को बहुत अच्छे से समझ चुकी होती है और उसे बोलती है कि रानी जो होती है बोलती है कि आई आप नहीं समझ रही, अगर यह 5 साल में मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, पर मैं ध्वनि की सेवा और मुझसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश की मैं अपने आप को अपने अतीत को ध्वनि से दूर रख पाऊँ, लेकिन पर यहाँ पे जो अतीत है जो मेरे सामने आ ही गया और मैं अभी कैसे उसको ध्वनि से दूर रखूँ। और पर यहाँ पे हम देखते हैं कि आई जो होती है बोलती है कि तुम लोग यह आपस में झगड़ा ख़त्म करके दोनों का प्यार दो, दोनों ज़रूरत माँ और पापा दोनों की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आई होती है बोलती है कि नहीं, रानी जो होती है बोलती है कि नहीं आई, मैं उसे पूरा प्यार दे सकती हूँ, पर मेरा सारा प्यार ध्वनि के लिए ही है, लेकिन अगर वह मुझसे दूर चली जाएगी तो मैं कैसे जाऊँगी, मैं कैसे जीऊँगी। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो अपना ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है। वो अपने ड्रामे में सबसे पहले पिंकी भाभी को ही खींचती है, क्योंकि वो उसे लगता है कि केवल यही भरोसा कर सकती हैं। यहाँ पे पिंकी जो होती है वो बोलती है कि अगर तूने कुछ किया तो मुझसे बात सच बता, अगर तूने कुछ भी रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ किया है तो बोलती है कि नहीं ना भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं, जो डॉक्टर है ने रिपोर्ट दिया था मैंने सिर्फ वही दिग्विजय को दे दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसकी बातों पे विश्वास कर लेती है और फिर जैसे ही वो विश्वास कर लेती है तो वो बोलती है कि जो अनीशा होती है फिर से वो चली जाती है, बोलती है कि बस अब आपने कर लिया, मुझ पे यही यकीन आपको दिलाना है। तो जैसे ही वो ये बात बोलती है तुरंत ही सारी चीज़ों को फेंकने लगती है, यहाँ से वहाँ सब चीज़ों बिखरने लगती हैं। तो ये आवाज़ सुन के जो नायरनी होती है पूरा परिवार जो होता है अपने कमरे में उसके कमरे में आ जाता है और वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या हुआ निशा तुम्हें। तो वो बोलती है कि क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो आके बोलता है कि तू यह सब चिल्ला के साबित क्या करना चाहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी पिंकी जो होती है वो डीजे को ही बोलती है कि तू इस तरीके से क्यों उसके बात कर रहा है, इसमें उसकी क्या गलती। वो रानी की ही बार आके कुछ ना कुछ बखेड़ा करके यहाँ चली जाती है और उसका सारा ब्लेम अनीशा के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके लिए ही बोलती है कि इतने सालों तक तो वो क्यों नहीं आया, उसे पैसे ज़रूरत हुई तो वह आ गई यहाँ पे। तभी यहाँ पे जो दिग्विजय होता है वो बोलता है, दीवू जो होता है वो बोलता है कि अगर यही करना है तो रानी को तो वह घर छोड़ के जाती ही नहीं। पर रही बात अनीशा की और उसके दूर करना होता है, वह 5 साल पहले ही यह चीज़ें कर सकती थी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो इस बात पे भी एग्री नहीं करता और वो बोलता है कि तू एक बार फिर से शादी के लिए सोच के देख ले, क्यों अभी मैं रेडी नहीं हूँ शादी के लिए। और यह तो दोनों मैंने परिवार वालों के लिए और माँ के कहने पे मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, पर अभी मेरे पास मेरी बेटी भी रहेगी तो फिर उसकी फुल कस्टडी मेरे पास रहेगी और किसी दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे की तरह अपनाना फिर यह शायद पॉसिबल ना हो तेरे लिए। तो इसलिए तू सोच ले फिर, क्योंकि मेरे पास उसके आने के बाद फिर मेरे पास ना टाइम बचेगा तेरे लिए और ना ही तेरे लिए कोई प्यार बचेगा। तो यह सुन के जो अनीशा होती है वो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यह क्या कह रहा है और इस तरीके से अगर वह करेगा तो फिर तो यह शादी शायद ही हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो अपने फैसले को पूरा कॉन्फिडेंस रहता है और वह बोलता है कि जब तक मेरी बेटी मेरे पास नहीं आती, जब तक कोई भी मुझे किसी भी तरीके से
डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए प्लीज़। और फिर यहाँ पे जो रागिनी होती है वो बोलती है कि लेकिन तू शादी के लिए क्यों मना कर रहा है? तो बोलता है कि मैं शादी बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी मेरी बेटी चाहिए, अभी हाल में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इस जो अनीशा होती है वो आके उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम मेरी शादी से शादी नहीं करोगे? मुझसे मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती? तो बोलती है कि बात उसकी नहीं है, लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहती कि मुझसे किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस मिले और मैं इस तरीके का कोई भी हैंडेक लेके नहीं चल सकती। और फिर तुम एक बार भी फिर से सोच लो इस शादी के बारे में। तो जैसे ही अनीशा यह सब सुनती है तो वह शॉक्ड रह जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वह अपनी बेटी को संभालती रहती है और उसको बारे में से ही सोचती रहती है, उसको सारे अच्छे यादों को याद करती है, किस तरीके से वह दोनों साथ में रहते थे। और यहाँ अनीशा जो होती है वो बोलती है कि यह शादी तो हर हाल में होगी, क्योंकि अगर यह शादी नहीं होना तो यह सब चीज़ें पहले ही कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वह याद करता रहता है ध्वनि को, और ध्वनि से जुड़ी हर छोटी छोटी बातों को याद करता है, किस तरीके से वह दोनों छोटे छोटे टाइम स्पेंड किए करते थे थोड़े थोड़े। और यह सब देख के उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस पेपर को लेता है जिसमें उसका रिज़ल्ट होता है पॉजिटिव आया रहता है प्रेगनेंसी का। तो यह सारी बातों को याद करता है। और यहाँ पे ध्वनि जो होती रहती है, ध्वनि जो रानी होती है वह भी ध्वनि को सुनाते हुए यह सारी बातों को याद करती रहती है, किस तरीके से वो जो प्रेग्नेंट हुई थी तो उसे चक्कर आया था, तो डॉक्टर ने उसे इस चीज़ को पॉजिटिव बताया था। और वो हर बातों को याद करती है जिससे उन दोनों को अच्छे लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी अचानक से उसकी आंखें लगती हैं तो उसे वह ध्वनि से दूर होने का सपना आ जाता है, और जिसकी वजह से वह डर जाती है। तभी जो डोर की बेल बजती है और जैसे ही वह आई जो होती है डोर ओपन करती है तो उसके पापा निरंजन दोषी वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो वो अपने पापा को देख के बहुत ही इमोशनल हो जाती है और अपने पापा को देख के बोलती है कि उसको कैसा पता चला, और वह उसको गले के लगा के रोने लगती है। और फिर वो बोलती है कि बेटा एक्चुअली मैं बहुत परेशान हो चुका था, तू चली गई थी कैसे ऐसे मुझसे बिना बताए। मैं बहुत ही परेशान था, क्योंकि वह बताते थी बातें किस तरीके से उसे इसका यहाँ का पता मिला। तो बताते हैं कि जो निरंजन दोषी होते हैं कि मुझे दीगू का कॉल आया था, फिर वहाँ पे मुझे दिग्विजय ने यह सब बातें बताई कि तू यहाँ पे है, और यहाँ सब लोग किस तरीके से बात कर रहे थे। और यहाँ पे जो जैसे ही हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि जो पिंकी होती है आपको अपनी बेटी के बारे में तो पता ही होगा। तो बोलता है कि जो निरंजन होता है मुझसे बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या नाना बन चुका हूँ, और सच में मुझे नहीं पता था। तो यह सब सुन के सब शॉक्ड रह जाते हैं कि उसे आपको भी नहीं बताया। वो बोलती है कि नहीं, वो सिर्फ मुझे साल में एक बार चिट्ठियाँ लिखती थी मेरे जन्मदिन पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे निरंजन जो होता है वो उससे बात करता रहता है, और जो रानी होती है वह भी उसे सारी बातें बताती है कि पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मुझे यह लाइफ इतनी 5 साल पहले जब मैं इस शहर छोड़ के अहमदाबाद छोड़ के मुंबई जा रही थी तो भी मुझे इतना डर नहीं लगा जितना आज मुझे इस शहर में रहकर अपनी बेटी को खोने का डर लग रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि तू टेंशन मत, मैं ना तेरे पापा निरंजन दोषी अभी ज़िंदा है और तुझे अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो समझाने की कोशिश करता है और उसे प्यार समझाते हैं कि तू टेंशन मत ले बेटा। तभी वो बोलती है कि ठीक है पापा। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जाती रहती है, तभी देखती है कि जो गीता है उसी सोसाइटी में किसी कमरे में जो जा रही होती है। तो यह देख के रानी जो होती है वो उसके ऊपर नज़र रखती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो ध्वनि की कस्टडी है वह दिग्विजय को मिल जाएगी और साथ में ही जो रानी है उसको भी वहाँ पे ही रहने के लिए परमिशन मिलेगी एक बंधन के लिए।
1 मंथ के लिए, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।